हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज सैनी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। आई होप आप साइंस की रेगुलर क्लासेस को डेली अटेंड कर रहे होंगे और उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि अभी कल यानी 23 अगस्त को लगभग 6 बजे के समथिंग हमारा चंद्रयान 3 चांद पर यानी चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर चुका है और इससे हमें चांद के बारे में जानने में बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो 2008 से लेकर ये 2023 तक का जो सफ़र है, इसके बीच में हमारे इंडिया ने 3 चंद्रयान लॉन्च किए थे और इन 3 चंद्रयानों के दौरान हमारा जो देश था या पूरा विश्व हालांकि इस चीज़ में लगा पड़ा है कि चंद्रमा के बारे में जानना है, तो हमारे देश को भी यही था कि हमें भी चांद के बारे में नॉलेज हो कि चांद पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चांद पर कौन कौन से केमिकल तत्व वगैरह पाए जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। साथ में चंद्रमा पर साइंटिस्ट ये भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है, क्योंकि अगर मान लो चंद्रमा पर पानी की क्वांटिटी मिलती है, पानी पाया जाता है, तो इससे आने वाले टाइम में चंद्रमा पर जीवन जीने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो वाटर यानी पानी होता है। और अगर पानी है किसी भी प्लेनेट पर तो वहाँ पर जीने की संभावनाएं नॉर्मल कंडीशन में बनी जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही से। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रेगुलर इस चीज़ की कोशिश में लगे हुए हैं कि पृथ्वी के अलावा भी नेचर में और कोई सा भी ऐसा ग्रह हो जहाँ पर भी जीवन की संभावना हो, ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी या किसी भी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ लोग या हम जो यहाँ पर जो रहते हैं वो लोग चंद्रमा पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और भविष्य में जैसे एलियन की घटनाएं होने की संभावनाएं पहले कुछ सालों पहले जताई जा रही थी, क्योंकि पृथ्वी के अलावा जो बाकी के ग्रह हैं वहाँ से अंतरिक्ष में फुसफुसाहट महसूस हो रही थी साइंटिस्ट को, तो उनको ऐसा लगने लगा था कि शायद दूसरे ग्रहों पर अभी जीवन है, तो उनके बेसिक पर उन्होंने उनका नाम एलियन भी रखा था। पर अभी तक तो साइंटिफिकली जो प्रूफ्ड मिले, हमें जो प्रूफ मिला है उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया है जिसमें दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की संभावना हो। लेकिन फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक है वो रेगुलर इस काम में लगे पड़े हैं कि कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी ऐसी कोई एलिमेंट्स मिल जाते हैं किसी ग्रह पे, किसी प्लेनेट पर जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एक तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करें, ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन यानी सांसें रेगुलर लेते हैं। उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर यानी पानी। तो हमारी जो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, इनकी खोज की जा रही है एक्चुअली बाकी सभी प्लैनेट्स पर, ताकि वहाँ पर जीवन जीने की संभावनाओं को जाना जा सके। जैसे आपको पता ही होगा कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का जो एनवायरनमेंट है वो दिन में काफ़ी गर्म और रात में काफ़ी ठंडा रहता है, यानी एकदम से वो दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में एकदम से ठंडा हो जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है, यानी रात में वहाँ का टेम्परेचर -200 के भी नीचे चला जाता है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे बर्फ़ जमी रह सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और उसी बर्फ़ में से पानी को आराम से खोजा जा सकता है। तो इसके लिए अलग अलग टाइम पर हमने अब तक 3 चंद्रयान भेजे हैं। उन 3 चंद्रयानों के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी प्रेजेंट टाइम का जो चंद्रयान 3 है उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस मिशन के बारे में भी समझेंगे कि जो प्रीवियस मिशन यानी चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 था उनके बारे में क्या था, वो कब कहाँ से लॉन्च किए गए थे और उसका उद्देश्य क्या था, और उनके जब उन्हें भेजा गया तो कौन से रॉकेट की सहायता से यानी कौन से प्रक्षेपण यान की सहायता से उन्हें भेजा गया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए आप यूँ मान के चलो कि चंद्रयान से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कम से कम रेडी हो गया,
क्योंकि अभी देखो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए अपन को चंद्रयान को, और फिर देखो अपने देश की अचीवमेंट है तो ऑब्वियसली हमारा हक बनता है कि हम उसके बारे में पूरी डिटेल समझें और उसके बारे में पूरा जानें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं चंद्रयान फर्स्ट से। देखो जो चंद्रयान फर्स्ट था उसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों ही हमारे इंडिया की तरफ से ही लॉन्च हुए हैं। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है ये कि हमारे इंडिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और आज की स्थिति ये है कि पूरे ऑल ओवर विश्व में हम चंद्रमा पर पहुंचने के ऊपर हमारा चौथा स्थान है। और अगर दक्षिण की तरफ से बात करें, साउथ पोल की तरफ से बात करें, तो पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है। हमारे अब तक जितने भी देशों ने, जैसे कि रूस है, अमेरिका है, चाइना है, जहाँ की टेक्नोलॉजी हमेशा से काफ़ी अच्छी डेवलप भी रही है, तो उन्होंने भी चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे यान भेजे। लगभग 111 बार ऐसा हुआ है कि चंद्रमा पर अलग अलग प्रक्षेपण हुए हैं, जिनमें से कुछ सक्सेसफुली हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये अलग अलग देशों के थे। लेकिन आज हम बात केवल और केवल इंडिया की कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत गौरव की बात है। और अपन को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इंडिया ने इस रिकॉर्ड में ऑल ओवर केवल अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाए तो इसमें तो हमारा 4th नंबर है, यानी चौथा स्थान है। और अगर चंद्रमा पर दक्षिण पोल यानी साउथ पोल की तरफ से लैंडिंग वाली बात की जाए तो इसमें हमारा ऑल ओवर विश्व में 1st स्थान है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सभी भारत देशवासियों को। और अब हम चलते हैं चंद्रयान फर्स्ट की तरफ। तो देखो जो चंद्रयान फर्स्ट था इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, यानी 22 अक्टूबर 2008 को इसे हमारे इंडिया में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। इसे जो लॉन्च किया गया था ये लगभग 20-21 दिन के बाद में चंद्रमा की कक्षा पर स्थापित कर दिया गया। और ये चंद्रमा के लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में चक्कर लगा रहा था। तो 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा की कक्षाओं में चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर, यानी चंद्रमा की जो सतह है उससे 100 किलोमीटर दूर एक परिक्रमण करते हुए और वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। दूसरी बात हम देखें तो इसका जो निर्माण करने वाली संस्था थी वो इसरो ही थी। आपको याद ही होगा कि हमारी जो संस्था है भारत की वो इसरो ही है, जो टेक्नोलॉजी और काफ़ी जो एक्सपेरिमेंटल जो चलते हैं साइंस में, अलग अलग जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए नासा ही अप्रूव करती है। तो जो चंद्रयान है इसे रॉकेट यानी जिस प्रक्षेपण यान से यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम था PSLV-XL-C2, यानी इस रॉकेट इस प्रक्षेपण यान की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था PSLV-XL-C2 से। इसके बाद इसके बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात करें तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसके अंदर केवल और केवल ऑर्बिटर लगाया गया था। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में यानी चंद्रमा की ऑर्बिट में केवल चक्कर लगाएगा और वहाँ के फोटोग्राफ क्लिक करके और हमारे देश को भेजता रहेगा, जिससे हमें चंद्रमा के ऊपर पाए जाने वाले खनिज और जो बाकी के जो प्लेनेट है उनके प्रक्षेपण वगैरह में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और भविष्य में चंद्रमा पर पानी वगैरह की क्वांटिटी जो कि बर्फ़ के रूप में पाई जाने की आशंका है वैज्ञानिकों को, उसके बारे में जानने में भी हमें फ़ायदा मिलने वाला था। तो इसके अंदर केवल ऑर्बिटर लगाया गया था जिसका नाम था MIP। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो ये जो ऑर्बिटर था इस ऑर्बिटर का वेट था 1380 किलोग्राम, यानी जो चंद्रयान फर्स्ट में जो ऑर्बिटर लगाया गया था जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला था उसका जो वेट था वो था 1380 किलोग्राम। और इसकी जो शक्ति थी वो थी 700 वाट, यानी ऑर्बिटर की जो पावर थी, जो शक्ति थी, जो एनर्जी वो ले रहा था वो कितनी थी 700 वाट। तो ये तो थी नॉर्मली चंद्रयान फर्स्ट के बारे में जो सबसे पहले हमारे इंडिया ने 2008 में यानी 22 अक्टूबर 2008 में
कोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। ये लगभग 20-21 दिन बाद में 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा से लगभग 100 किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा था और वहाँ से यहाँ पर जो फोटो वगैरह थे वो क्लिक करके भेजने के लिए इसको वहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। उसके साथ ही ये जो रॉकेट है इसका नाम था PSLV XL-C सेकेंड, यानी इस नाम के रॉकेट से इसे यहाँ से लॉन्च किया गया था। इसके अंदर केवल ऑर्बिटर था, जैसे अभी जो है उसमें रोवर भी है, लैंडर भी है, लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर रोवर और कुछ भी नहीं था, केवल इसके अंदर केवल ऑर्बिटर था MIP नेम का, जिसका वेट 1380 और जिसका जो शक्ति थी वो 700 वाट थी। तो अब अपन समझते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बाद चंद्रयान सेकंड के बारे में। तो देखो, जो चंद्रयान सेकंड था और चंद्रयान फर्स्ट था, उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें तो केवल ऑर्बिटर ही था, जो केवल चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला था और वहाँ के फोटोग्राफ वगैरह, वहाँ के जो वीडियो, मतलब वहाँ का जो जैसा वहाँ का दृश्य है उसको बताने वाले थे, ताकि अपन को यूँ पता चल जाए कि जो चांद है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन जो चंद्रयान सेकंड बनाया गया था इसमें ऑर्बिटर के साथ साथ रोवर और लैंडर दोनों ही बनाए गए थे। लैंडर तो इसलिए ताकि चंद्रमा की सतह पर लैंड किया जाए, और रोवर इसलिए ताकि वो वहाँ पर चलते हुए जाए और चलते वक्त वहाँ पर जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में डिटेल्स चलते हुए वहाँ की आराम से क्लिक करके और हमें बता सके। तो आओ इसके बारे में अपन और भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान सेकंड को 22 जुलाई 2019 को 2:45 पर लॉन्च किया गया था, यानी इसे हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर यहाँ से लॉन्च किया। यहाँ से लॉन्च करने के बाद में हमारा उद्देश्य ये था कि इसे जो चंद्रमा है उसकी साउथ साइड पर, जो 70 डिग्री साउथ पर, इसे ये देखो 2 क्रेटर मजीनस सी और सिप पेलिसियस एन नाम के 2 क्रेटरों के बीच में लैंडिंग करवाना था। लेकिन लैंडिंग से पहले ही जब इस चंद्रयान को लगभग 45 डिग्री पर घुमाने का सिग्नल मिला तो ये 45 डिग्री पर नहीं घूम पाया और उसकी जगह ये 410 यानी 410 डिग्री से भी ज़्यादा पर घूम गया। इसीलिए इसका जो थोड़ा सा भाग था वो चंद्रमा की सतह पे हल्का सा टच होकर निकल गया, जिसकी वजह से इसका हमारे यहाँ से कनेक्शन टूट गया और इसकी जो मैसेज है वो हमारे यहाँ पर सेंटर वालों को मिल नहीं पाया। इसीलिए इसके बारे में कोई चीज़ पता नहीं चली थी। थोड़ा सा अपन ये जो नॉर्मल इसके बारे में चीज़ें थी वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बाकी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो इसे 22 जुलाई को 2019 2:43 पे लॉन्च किया गया। वही हमारे जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको भेजा गया था और इसका जो निर्माता निर्देशक थी वो हमारी इसरो ही थी, ऑब्वियसली हमेशा की तरह। और इसका जो निवेशन था वो 6 सितंबर 2019 को होने वाला था, यानी इसे वहाँ जो लैंडिंग करवाने वाले थे, सॉफ्ट लैंडिंग, वो 6 सितंबर 2019 को करवाने वाले थे। लेकिन 6 सितंबर 2019 को वहाँ लैंड करने से पहले ही 1:52 पर, यानी 6 सितंबर 2019 को 1:52 पर इसका कनेक्शन हमारे अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। इसकी वजह से इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये जो चंद्रयान सेकंड था, इसे जिस रॉकेट से भेजा गया उसका नाम था GSLV MK3 नाम के रॉकेट, यानी इस प्रक्षेपण यान की सहायता से इसे भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। इसके 3 भाग थे। एक तो चंद्र ऑर्बिटर इसलिए इसको कहा गया है, बाकी नॉर्मल इसको ऑर्बिटर ही कहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला था। दूसरा इसमें रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था,
और एक लैंडर। तो रोवर का काम था वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद में वहाँ पर चलने का इसका काम था। ये एक रोबोटिक रोवर था, यानी रोबोट की फॉर्म में इसको बनाया गया था वहाँ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और लैंडर जिसका नाम रखा गया था विक्रम साराभाई के नाम से। अब हम आगे चलें। जो ऑर्बिटर था इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो पावर थी वो थी 1000 वाट, या आप नॉर्मली 1 किलोवाट भी इसको कह सकते हो। और जो रोवर था उसकी शक्ति थी 650 वाट, लैंडर की जो शक्ति थी वो थी 50 वाट। और इन तीनों का जो वजन था ऑर्बिटर का तो था 2379 किलोग्राम, रोवर का जो वेट था वो था 1471 किलोग्राम, और जो लैंडर था उसका वेट था 27 किलोग्राम। तो ये जो चंद्रयान सेकंड था इसकी जो घटना हुई थी, इसके मैसेज नहीं मिल पाने की वजह से, सिग्नल लूज होने की वजह से हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान था। हमारे देश के लिए इससे बड़े दुख की कोई और बात नहीं हो सकती कि हम चंद्रमा के बिल्कुल पास जाकर जब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले थे उसके ही कुछ पलों पहले हमारा कनेक्शन टूटने की वजह से चंद्रयान जो सेकंड का जो मिशन हमारा रखा गया था, यानी हमारा फर्स्ट मिशन के बाद जो सेकंड मिशन चंद्रमा पर रखा गया था वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाया। और मैसेज जैसे ही मिलना बंद हुआ तो हमारे देश को इतना बड़ा शॉक लगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे देश ने थोड़े दिन के लिए हम पीछे जरूर हट गए थे, लेकिन हम चंद्रयान 3 की तैयारी में वापस लग गए और हमने सेम इसी को बिल्कुल इसी को दोबारा अपडेट करके और चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य क्या था। तो देखो सबसे बड़ा उद्देश्य तो वही है कि वहाँ पर जो नॉर्मली खनिजों वगैरह के बारे में अध्ययन करना वो सब कुछ है। तो इसके अलावा भी जो सबसे बड़ी बात थी कि इसका एक उद्देश्य तो ये कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, यानी हमारा देश चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था ताकि वहाँ पर रोवर की सहायता से हम वो उसकी जो सतह का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसका जो विज्ञान रहा है, उसका जो इतिहास रहा है उसके बारे में अध्ययन करना, उसमें खनिजों पत्थरों की जानकारी प्राप्त करना और बाकी दूसरी चीज़ों जैसे वहाँ जो रसायन पाए जाते हैं, पानी की मात्रा पाई जाती है, उनके बारे में खोज करना इस मिशन का पहला उद्देश्य रहा था। अब अपन चलते हैं इसके बारे में कुछ बातें सीखते हैं। तो जो चंद्रयान 3 था ये 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसके जो निर्माता है वो संस्था वही हमारी इसरो ही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी जो लॉन्चिंग है जैसा कि अभी लेटेस्ट है तो आपको याद ही होगा कि 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर यानी लगभग 6 बजे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है। इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, यानी जिस रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4, यानी LVM-3M4 नामक रॉकेट की सहायता से इस प्रक्षेपण यान की सहायता से इसे यहाँ से लॉन्च किया गया है। और अपन बाकी बात चले तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 था इसके ये 3 भाग हैं। इसमें ऑर्बिटर की जगह, क्योंकि ऑर्बिटर का कोई काम नहीं था, इसे चंद्रमा की सतह पर उतारना था नहीं, तो इसमें रेडिएशन से जो मैसेज प्राप्त करने का जो रहा है उसकी वजह से इसमें प्रपोल्सन रोवर, जिसका नाम वही प्रज्ञान पुराने वाले चंद्रयान के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, और लैंडर विक्रम नाम का। तो ये 3 चीज़ें यूज़ करी गई है, जिसमें प्रपल्शन की जो शक्ति है वो 758 वाट, रोवर की जो शक्ति है 50 वाट, और जो लैंडर है विक्रम लैंडर, इसकी जो शक्ति है वो कितनी थी 738 वाट रखी गई है। साथ में हम बात करें इनके वेट की, इनके वजन की, तो जो प्रोपल्सन है इसका वेट तो रखा गया है 2148 किलोग्राम, रोवर की बात करें 26 किलोग्राम और लैंडर की बात करें 1726 किलोग्राम ये रखा गया है। साथ में इसके बारे में देखो एक और चीज़, ये जो पूरा जो इसका जो बजट है वो 615 करोड़ का बैठा है, यानी जो चंद्रयान 3 बनने से लेकर लॉन्च होने से लेकर पूरा ऑल ओवर जो इसका खर्चा बैठा है, इसका जो बजट बैठा है वो बैठा है
600 यानी 615 करोड़। जब ये चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था उस समय इस चंद्रयान की जो स्पीड थी वो थी 1.68 मीटर प्रति सेकेंड। 1.68 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ में एक और चीज़, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसीलिए इसमें रोवर लगाया गया है। तो इस रोवर के साथ साथ लैंडिंग करते टाइम जब ये लैंड होगा उस टाइम वहाँ की स्थितियों के बारे में जानने, पराबैंगनी किरणों के बारे में जानने जो सनलाइट से आती है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो विक्रम लैंडर है इसके 4 अलग अलग भाग इसके अंदर बनाए गए हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। एक रंभा, चास्ते, इल्सा, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर रेज, यानी जो विक्रम लैंडर है इसके ये 4 पैलेट यानी ये 4 भाग है। और ये चारों भाग जब चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था या करेगा, ये जो बनाया था तो इसका उद्देश्य यही था कि जब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड कर रहा होगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा होगा, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सारे सिग्नल और मैसेज को प्राप्त करना, उसके लिए अलग अलग इन चीज़ों को लगाया गया है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल, अपन ने जो मोटी मोटी चीज़ें थी जो चंद्रयान के बारे में समझी। अब अपन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुई है वो इसमें भी साउथ लैंडिंग ही हुई है, साउथ पोल पर। और इस मिशन के सफल होने के बाद में हमारा जो देश है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट देश यानी फर्स्ट कंट्री बन गया है। और अगर केवल चंद्रमा पर लैंडिंग की बात करें तो चंद्रमा पर लैंडिंग के मामले में अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया का 4th स्थान रहा है, यानी 4थे नंबर पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा भारत देश बन गया है। लेकिन अगर दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल की तरफ से बात की जाए तो हमारा देश पहला देश है जो साउथ पोल से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराए। अब हम यहाँ पर ये समझें कि हमने साउथ पोल को टारगेट क्यों बनाया। तो साउथ पोल को टारगेट इसलिए बनाया गया है, देखो, क्योंकि जो चंद्रमा है उसके बाकी के पोल्स पर या बाकी के एरियो पर सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है और सनलाइट कम होने की वजह से वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसकी जांच करने में आसानी नहीं रहती। वहाँ पर दिन में क्योंकि सूर्य नहीं पड़ता यानी सनलाइट नहीं पड़ती, इसीलिए वहाँ पर दिन में तो गर्मी पड़ती है पर रात में मतलब ज़्यादातर टाइम पर वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो उसी बर्फ़ के बारे में खोज करनी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सनलाइट वगैरह नहीं होती तो एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो डायरेक्शन चुनी वो हमने साउथ पोल चुना। एक और चीज़, हमारा जो ये मिशन है ये कल लॉन्च होने से 23 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के लिए चलने वाला है। इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है क्योंकि चंद्रमा की सतह पर 14 दिन का एक दिन होता है, यानी अगर अपन पृथ्वी के दिनों से कंपेयर करें चंद्रमा को तो पृथ्वी की 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर एक दिन होता है। और इसी वजह से 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चंद्रमा पर यानी इन 14 दिनों में चंद्रमा पर दिन रहेगा और दिन रहने की वजह से वहाँ पर रेगुलर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस सूर्य के प्रकाश में अलग अलग वहाँ के जो जांचें वगैरह करनी है, वहाँ के जो फोटो, वहाँ की एक्सपेरिमेंट जो करने हैं, वहाँ के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त करनी है वो सारी जानकारी भी हम आराम से सनलाइट में कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो रोवर है ये उस सनलाइट में चार्ज भी हो सकेगा, तो इसे चार्ज करने के लिए सनलाइट की सौर ऊर्जा को यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए भी हमें सनलाइट की ज़रूरत थी। तो सॉफ्ट लैंडिंग जो कराई गई वो साउथ पोल पर कराई गई। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों कराई गई थी, तो इसके बारे में हम ध्यान रखें कि साउथ पोल पर सनलाइट ज़्यादातर टाइम पर पड़ती है और चंद्रमा पर अभी आने वाले 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से
14 दिन का एक दिन होता है और 5 सितंबर तक वहाँ पर दिन रहेगा। इसलिए इन 14 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो चंद्रयान का जो रोवर वहाँ पर रहेगा वो वहाँ पर रहकर और वहाँ की सारी एक्सपेरिमेंट सारी जांचें करके और वहाँ की जो जो खनिज जो जो चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है उनकी नॉलेज हमें मैसेज के थ्रू यहाँ पर देता रहेगा, जिससे हमें चंद्रमा के इतिहास, चंद्रमा की ज्योग्राफी, चंद्रमा की बनावट, चंद्रमा पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स, मिनरल्स और वाटर के बारे में पता चलेगा, जिससे आने वाले टाइम में चंद्रमा पर लोगों का रहना सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लायक है या नहीं है। अगर है तो वहाँ पर जीवन जीने की संभावनाएं बताई जा सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके हर पॉइंट को अपने माइंड में रखें, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप ये सोच के चलें कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आने वाले हैं जो है ही सही, साथ में ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमने साउथ पोल से लैंडिंग करने में ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अपन नॉर्मल लैंडिंग देखें जो केवल चंद्रमा पर उतरने वाली बात है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारे भारत का 4th नाम है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हेल्दी रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।